सब लोगों का। देखिए, जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हमारा जो लास्ट लेक्चर था वहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हमने वहां पर जो 2 लॉज थे हमारे वो पढ़ लिए थे और उसके साथ जो बिल्कुल बेसिक से उसके एग्जाम्पल्स बनते थे वो भी हमने देख लिए थे। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वहां पर हम बात करेंगे उनके आगे वाले लॉज की, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, कुछ स्पेशल, ठीक है, हाँ जी, स्टूडेंट्स की डिमांड पर यहाँ पर मैं अब एक और नई चीज जो है वो ऐड करने जा रही हूँ। इट मीन्स कि अब तक हम जो भी लेक्चर्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे थे उसके लिए जो स्पेसिफिक टर्म्स जितनी भी थी, जैसे मान लीजिए लैंग्वेज तो हमारी क्या चल रही थी, एक कॉमन, बिल्कुल हम हिंदी में भी उसको समझा रहे थे, लेकिन जो बिल्कुल स्पेसिफिक टर्म्स थी, जितना भी हम यहाँ पर वर्क कर रहे थे वो सारा इंग्लिश में था। तो जो स्टूडेंट्स जिन्हें इंग्लिश समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनके लिए यहाँ पर मैं अब एक नई चीज ऐड कर रही हूँ। जो भी चीज हम यहाँ पर इंग्लिश में समझेंगे देन उसको, हर एक चीज को हम उसके बाद हिंदी में भी समझेंगे। तो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही थी तो वो अब से क्या होगी, नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 3rd नंबर वाला लॉ था जो हमें पढ़ना था, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, हाँ जी। देखिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अगर मैं कहूं, या फिर इसे, जो ये नियम जो है, इसे हिंदी में बोला जाता है गुणित अनुपात का नियम, ठीक है, गुणित अनुपात। ओके, अब होता क्या है, इस लॉ को थोड़ा सा ढंग से समझते हैं। लॉ कहता क्या है, हाँ जी, व्हेन एवर, या फिर जब भी, ध्यान रखेंगे, जब भी, व्हेन 2 एलिमेंट्स, जब भी कोई 2 एलिमेंट्स कंबाइन to form more than one product या फिर more than one कंपाउंड। जब भी कोई 2 एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं एंड फॉर्म करते हैं, बनाते हैं एक से ज्यादा टाइप के प्रोडक्ट्स या फिर एक से ज्यादा टाइप के कंपाउंड्स, हाँ जी, देन an element varies in a simple ratio with respect to the other element। ओके, ये आपके सामने इसकी क्या है, डेफिनेशन है लॉ की। अब आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा ढंग से समझें कि लिखा क्या हुआ है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमारा लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन था और कांस्टेंट प्रोपोर्शन था, वहां पर हमने जो उसकी डेफिनेशन थी वो थोड़ी सी हमारे लिए हार्ड थी, लेकिन यहाँ पर इसको ढंग से समझिए क्या है, ये भी थोड़ी सी हार्ड है, बट अगर हम इसे समझेंगे या इसको थोड़ा सा करके देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, तब आपको ये बहुत ही ईजी लगेगी। हाँ जी, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी 2 एलिमेंट्स, यानी कि अगर मैं कहूं कि हमारे पास कोई भी क्या है, 2 एलिमेंट हैं, इट मीन्स कि हमारे पास कोई भी 2 तत्व क्या है, उपस्थित हैं, और वो दोनों आपस में कंबाइन होकर या मिलकर एक से ज्यादा टाइप के क्या बना रहे हैं, जो उत्पाद है या प्रोडक्ट जिन्हें हम कहते हैं वो बना रहे हैं, ठीक है, हाँ जी, टू फॉर्म मोर देन 1 टाइप ऑफ कंपाउंड, यानी कि एक से ज्यादा टाइप। अब हो सकता है जो हमारे पास रिजल्ट है उसमें वो A B इस रेशो में मिल जाए, या फिर वो A B 2 टाइप के भी क्या बना सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो 2 हमारे पास तत्व थे जिन्होंने आपस में क्या किया, कंबाइन किया, यानी कि आपस में संयोजित हुए और एक से ज्यादा टाइप के क्या बना दिए हैं, प्रोडक्ट बना दिए। देन एन एलिमेंट, यानी कि उनमें से क्या होगा, कोई एक तत्व, कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो वेरी करेगा एक बहुत ही सिंपल से रेशो में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अदर, यानी कि दूसरे एलिमेंट के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई 2 तत्व आपस में संयोजित होकर एक से ज्यादा प्रकार के प्रोडक्ट या उत्पाद जो है वो बनाते हैं, तो उनमें से कोई एक तत्व बहुत ही सिंपल सरल अनुपात में क्या करता है, ठीक है, मिलता है दूसरे तत्व के साथ।
ओके, जैसे अब यहाँ पर देखो, आप देख रहे हो कि एक दो एलिमेंट ऐसा है जो फिक्स है, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट आपको मिल रहा है वो 1 और यहाँ पर 2, यानी कि 1:2 में मिल रहा है। एक तो क्या है, फिक्स है, लेकिन दूसरा जो है वो क्या है, बहुत ही सिंपल रेशो में आपको मिल रहा है। तो ऐसा जो पूरा रूल होता है इसे हम गुणित अनुपात का नियम या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठे कि सिंपल रेशो का मतलब क्या, तो ध्यान रखें, जैसे अगर मान लो मैं आपके सामने लेती हूँ एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, ठीक है, फिर हमने यहाँ पर लिया एक हाइड्रोजन एंड देन क्या ले लिया, एक ऑक्सीजन, हाँ जी, फिर हमने यहाँ पर लिया एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये हमने क्या ले लिए हैं, अलग अलग एलिमेंट जो है वो ले लिए हैं। अब आपको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन जब भी क्या होंगे, कंबाइन होंगे, जब भी दोनों आपस में संयोजित होंगे तो या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, है ना। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर आपस में क्या होते हैं, संयोजित होते हैं, तो या तो वो H2O यानी कि जल, वाटर बना देंगे, या फिर वो H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाएंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कोई और तीसरा जो आप कह सकते हैं प्रोडक्ट है वो नहीं हमें मिलता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो नाइट्रोजन भी क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलकर अपने ऑक्साइड ही बनाएगा, है ना। तो उस टाइम पर या तो वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना ले या फिर क्या करे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना ले। अभी यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना ही समझा रही हूँ, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखें कि नाइट्रोजन सिर्फ ये 2 टाइप के प्रोडक्ट नहीं बनाता, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कम से कम 5 टाइप के ऑक्साइड जो हैं वो फॉर्म करता है, बनाता है। यहाँ पर अभी मैं फिलहाल इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ यही 2 लिखवा रही हूँ, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर 5 टाइप के ऑक्साइड जो है वो फॉर्म कर लेता है। अब यहाँ देखिए, एक एलिमेंट तो है वो क्या है, दोनों में कार्बन कार्बन सेम है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो यहाँ 1 यहाँ 2, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन 1:2 में आपको मिल रहा है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 सेम है, लेकिन यहाँ पर भी ऑक्सीजन जो है वो आपको 1 और 2 यानी कि 1:2 के उसमें मिल रहा है। एंड देन नाइट्रोजन इज सेम, और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 और 2 यानी कि 1:2 में आपको मिल रहा है। तो ये जो रूल है, अब इसका मतलब सिंपल देखो, सिंपल रेशो का मतलब आप चाहो तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड लिख दो, तो ये 2:1 में चेंज हो जाएगा। पहले हाइड्रोजन परऑक्साइड लिखें देन वाटर लिखें तो ये 2:1 में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स कि सिंपल रेशो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसे हम और ज्यादा जो है वो क्या कट नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपको रेशो 1:2 मिला, 2:1 मिला, 1:3 मिल गया, 3:1, 1:4, बस ऐसे जो रेशोज हैं वो आपको मिलेंगे। अगर हम समझें कि ये 5:9 आपको कहीं पर मिल गया, यानी कि अगर इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो कार्बन C5 कुछ ऑक्सीजन ऐसा बना ले, ठीक है, हाँ जी सॉरी, कार्बन CO5 बना ले, देन CO9 बना ले, तो कार्बन कार्बन तो सेम, लेकिन ऑक्सीजन 5 और 9 क्या रेशो आ गया, 5:9। ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा। तो जब भी 2 एलिमेंट्स या तो आपस में कंबाइन होंगे वो ऑलवेज ऐसे ही क्या होंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे जो काफी ज्यादा सिंपल रेशो में होंगे। कोई भी 2 सेम जो एलिमेंट हैं वो मिलकर बहुत ही अलग अलग और एक टफ से रेशो में, एक बहुत ही जटिल अनुपात में कोई भी प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनाएंगे। तो ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम पहले सिर्फ और सिर्फ जो लॉज हैं उनको पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पूरे लेक्चर में उनके जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जितने भी सवाल होंगे उन्हें हम वहां पर सॉल्व करेंगे। तो इतना फटाफट नोट कीजिए, देन चलते हैं हम हमारे अगले लॉ पर। लेकिन उससे पहले एक बार ढंग से समझिए कि ये जो लॉ है, जितने भी आपने लॉज अभी तक पढ़ लिए उसमें जो पहला लॉ आपके पास था कौन सा, मास कंजर्वेशन यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम,
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद ये जो लॉ आपके पास आता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपके पास चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई ना कोई सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो यहाँ से जरूर बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि ये क्वेश्चन ये जो आपका है बहुत ही टफ सा, ठीक है, क्या कोई बहुत ही हार्ड आपके पास न्यूमेरिकल आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि यहाँ से एक बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में, आप ये देख सकते हैं जहां जहां पर आपके ये वाला टॉपिक जो है वो दिया हुआ होगा। तो नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो देखिए पहला जो लॉ था वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम चलेंगे हमारे 4th नंबर वाले लॉ पर, दैट इज गैलुसेक लॉ। गैलुसेक लॉ, ठीक है। अब ये गैलुसेक लॉ क्या है, सबसे पहले तो ध्यान रखें कि ये जो गैलुसेक लिखा हुआ है ये एक साइंटिस्ट का नाम है, और इन्हीं साइंटिस्ट ने क्या किया था, ये लॉ दिया था। ये जो नियम था आप इसे हिंदी में इंग्लिश में दोनों में गैलुसेक के नाम से ही पढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने ही ये जो लॉ है वो भी प्रपोज किया था। एक चीज पहले वाले जो हमने अभी लॉ पढ़ा है उसमें नोट जरूर कर लें। तो जैसे ही हमने वो किया वहां पर मैं ये बताना भूल गई थी कि जो मल्टीपल प्रपोर्शन का लॉ था, गुणित अनुपात का जो नियम था, वो एक साइंटिस्ट जिनका नाम है डाल्टन, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, परमाणु के बारे में बताया था, उन्होंने वो मल्टीपल प्रपोर्शन का लॉ दिया था। आप उसमें चाहें तो ये चीज ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, अब आते हैं हमारे इस गैलुसेक वाले लॉ पर। देखिए ये लॉ क्या कहता है, सबसे पहले वो समझते हैं। हाँ जी, इट सेज कि when two gases combine, यानी कि जब भी कोई दो गैसेस जो हैं वो आपस में कंबाइन होती हैं, they always do so in a simple ratio. ओके, हाँ जी, when two gases combines they always do so in a simple ratio। इसका मतलब ये कि जब भी कोई दो गैसेस जो हैं वो आपस में कंबाइन होती हैं यानी कि संयोजित होती हैं, वो हमेशा एक सिंपल रेशो में ही जुड़ती हैं, ठीक है। अब इसको मैं हिंदी में चाहूं तो सिर्फ इतना लिख सकती हूं, संयोजित होने वाली दो गैसों का अनुपात हमेशा सरल होता है। इट मीन्स, अब देखो इसको मैंने एक सिंपल सी अपनी लैंग्वेज में लिखा है, आप चाहें तो इस रूल को बुक की लैंग्वेज में याद कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो हर चीज को समझने में, तो आप चाहें तो वैसे इसे क्या कर सकते हैं, याद करके लिख सकते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल सी एक लाइन में आपके सामने लिख दिया कि हमेशा जब भी कोई दो गैसेस जो हैं वो आपस में कंबाइन होंगी, ठीक है, आपस में संयोजित होंगी, तो उनका जो रेशो है वो हमेशा क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा रेशो होगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि हमने क्या करना है, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ क्या करवाना है, रिएक्ट करवाना है, दोनों की आपस में रिएक्शन करवानी है, एंड हमें पता है कि हमारे पास क्या बनेगा। हाँ जी, देखो H2 हमने क्या लिया, हाइड्रोजन, यहां पर हमने लिया ऑक्सीजन, और हमें पता है कि ये क्या बन गया है, वाटर बन गया। अब किसी के माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाइड्रोजन हमने गैस ली, ऑक्सीजन हमने गैस ली, लेकिन वाटर तो लिक्विड स्टेट में होता है, वाटर तो क्या हुआ, लिक्विड स्टेट में आया ना। तो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, आप हो सकता है ये गैसेस फॉर्म में लें, ये भी गैसेस फॉर्म में लें, तो वाटर आपको वाटर वेपर्स की फॉर्म में मिल जाए। तो वाटर वेपर्स तो क्या है, ठीक है ना, भाप क्या है, वो भी एक गैसियस फॉर्म ही तो है। तो हम चाहें तो दोनों ही फॉर्म में इसे क्या है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन से जो है वो ले सकते हैं, ओके, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप ये दोनों गैसेस ले लो तो वाटर जो है वो ऑलवेज लिक्विड फॉर्म में बनेगा, नहीं, वो कुछ सर्टेन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर जो वाटर है फिर वो आपको लिक्विड में मिलता है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ इन दोनों को गैसियस स्टेट में जो रिएक्ट करवाकर ये भी गैसियस स्टेट में ही क्या है, ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये देखूं, हाँ जी, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमेशा सरल अनुपात में होता है। देखो
क्या हुआ, यहाँ पर आपने देखा H2 कितने हैं, 2 हैं। करना क्या है आपको, इनके आगे जो कोफिशिएंट लगाते हैं वही आप इनका क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 2, यानी कि हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ लगाना पड़ेगा 2। अब जैसे यहाँ पर 2 लगा, ऑक्सीजन तो 2 और ये 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, लेकिन क्या हुआ, हाइड्रोजन जो है अब वो बैलेंस नहीं रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से उठाकर 1 2 यहां भी लगाएंगे, यानी कि अब देखो क्या हुआ, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन यहाँ पर भी टोटल 4, ऑक्सीजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2, रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। और अगर आप यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर 1 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो अब आपने नंबर्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कुछ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, ध्यान रखना, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाता है, या फिर स्टोइशियोमेट्रिक गुणांक जो है वो इन नंबर्स को बोला जाता है हमेशा। अब देखो क्या हुआ है, 2:1:2, यानी कि कितना सिंपल सा रेशो आया है ना। आपको कोई 3:4:5 तो नहीं मिला, या फिर आपको कोई 6:9:8 ऐसा तो कोई रेशो नहीं मिला। हमें जो रेशो मिला है वो बहुत ही क्या है, सिंपल टाइप का है, और ऐसा हमेशा गैसेस के कंबाइन होने के टाइम पर होता है। ये रेशो जो है ये ऑलवेज कैसा रहता है, बहुत ही सिंपल सा रहता है। जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेकर दिखाऊं, हमने लिया कार्बन और हमने इसके साथ रिएक्शन करवा दी ऑक्सीजन की, तो हमारे पास क्या बन गया, CO2, यानी कि कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, और इसकी जैसे रिएक्शन करवाई आपने क्या बना दिया, कार्बन। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर डाइऑक्साइड बना दिया। तो आपको पता है कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 ही है, तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। तो 1 1 और क्या हुआ है, 1, यानी कि इट मीन्स 1:1:1। सिंपल सा रेशो आपके पास आ गया है। तो कितना सिंपल सी चीज है ना। ये जो इनके हमने कोफिशिएंट लगाते हैं, ये इनका क्या होता है, ढंग से सुनो। मैं अब एक बात और आपको बताऊंगी यहाँ पर कि एक्चुअली में ये जो कोफिशिएंट्स हम इनके लगाते हैं, जिन्हें हम क्या कई बार ना रिएक्शन करते टाइम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो 2 लगाया तो इसका मतलब होगा कि 2 मोल आपने हाइड्रोजन लिए, यहाँ आपने 1 लगाया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 मोल आपने ऑक्सीजन लिए, एंड देन आपको 2 मोल्स ही यहाँ पर क्या मिल गए हैं, ठीक है, वाटर के मिल गए हैं, या वाटर वेपर्स जो भी हैं वो मिल गए हैं। बट एक्चुअली में ये इनके मोल्स का रेशो होता है, ये इनके एक्चुअल मोल्स नहीं होते, ये इनके मोल्स का क्या होता है, रेशो होता है। यही इनके वॉल्यूम का भी क्या होता है, रेशो होता है। जैसे अगर मैं इसको यहाँ से इरेज करके आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये कि अगर मैं हाइड्रोजन के, अभी तो आपको लग रहा है ना कि 2 मोल्स लिए, मैं आपको कहती हूँ कि हाइड्रोजन के हमें किसी भी रिएक्शन में 4 मोल्स लेने, ठीक है, तो ऑक्सीजन के कितने मोल की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब खुद देखो, जहां पर ये 2 था हमने उसको 4 कर दिया, यानी कि क्या कर दिया, इंटू 2 कर दिया, डबल कर दिया, तो ऑक्सीजन के मोल्स भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, यानी कि ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 2 मोल हो जाएगी। अब इसके मोल्स भी क्या हो जाएंगे, डबल, यानी कि कितने हो जाएंगे, 4 मोल्स। अब देखो 4 2 4 आ गया ना, हर किसी को हमने क्या किया, डबल किया, क्योंकि सबसे पहले इसका डबल आपको दिया गया था क्वेश्चन में कि आपने 4 मोल जो है हाइड्रोजन लिए, कितने मोल्स ऑक्सीजन की जरूरत होगी, एंड कितना मोल जो वाटर है बनेगा। तो इसको अगर डबल करना पड़ा, यहाँ भी डबल किया, यहाँ भी डबल किया। अब अगर मैं इसको कट करूं तो 2 मोल, हाँ जी, 2 2 4, 2 2 4, यानी कि रेशो फिर से क्या आ गया, 2:1:2। इट मीन्स कि ये जो दिए होते हैं इन्हीं के या तो बढ़ा लो या कम कर लो, इसी रेशो में फिर इनके मोल्स का जो रेशो है वो भी रहता है। अगर मैं इसको 1 कर दूंगी तो इसको हाफ करना पड़ेगा, ये फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में ये सिंपल सी चीज है, लेकिन क्या मैं आपको एक बात बताती हूँ और इम्पोर्टेंट, कि ये जो गैलुसेक लॉ है ये आपके बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स है वो फॉर्म करता है, यानी कि अभी हमें इसकी अभी इतनी यूटिलिटी नहीं है, अभी हमें इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने बहुत सारी चीज़ें समझी नहीं है। हमने एक्चुअली में अभी ये नहीं समझा कि मोल्स क्या होते हैं, ठीक है, अभी हमने कोई बॉयल्स लॉ नहीं पढ़ा, अभी हमने चार्ल्स लॉ नहीं पढ़ा, तो अभी हमने बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो नहीं पढ़ी हैं। तो जब तक हम उन चीज़ों को समझ नहीं लेते, ये टॉपिक हमारे लिए समझना, या फिर मैं कहूँ सिर्फ ये वाला जो लॉ है ये हमें उतने अच्छे से कई बार समझ नहीं आता। लेकिन आप सिर्फ इतना ध्यान रखें अभी
के लिए कि ये हमेशा एक सिंपल से रेशो में रहेगी, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि इस पे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम तभी बहुत अच्छे से, अगर मैं सिंपल से न्यूमेरिकल्स कहूँ तो वो तो मैं आपको यहाँ करवा दूंगी, लेकिन अगर हम एक अच्छे एडवांस लेवल के जो न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पर करना चाहते हैं तो ये हम तभी पढ़ पाएंगे जब हम जो गैसियस स्टेट वाला चैप्टर हमारे पास आएगा उसमें हम समझ लेंगे। तो उससे पहले बहुत ही छोटी छोटी सी जो चीजें होंगी उसे ही हमें बस यहाँ पर पढ़ना है। आई होप ये इतना सेशन जो है समझ में आया होगा। जितने मर्जी चाहे एग्जाम्पल जो है आप यहाँ पर करके देख सकते हैं, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, देन मैं आपको जो लास्ट वाला एक लॉ हमारा रह गया है वो भी फटाफट समझा देती हूँ। हाँ जी, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो 5th नंबर वाला लॉ था, यानी कि जो भी हमने इस केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ पढ़ने थे उसमें जो सबसे लास्ट नंबर वाला जो लॉ था उसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। दैट इज एवो, ठीक है, एवो, हाँ जी, गैड्रोज लॉ, एवोगैड्रोज लॉ, यानी कि हिंदी में हम इसे लिखते हैं आवोगाद्रो का नियम। हाँ जी, अब देखिए ये भी क्या है, एक साइंटिस्ट का ही नाम है, एंड ये जो एवोगैड्रोज लॉ था ये एवोगैड्रो नाम के ही साइंटिस्ट ने दिया था। याद रखेंगे जो पहला लॉ था मास कंजर्वेशन का वो किसने दिया था, एंटोनी लेवोसियर ने, जिन्हें हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। देन उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो लॉ हमने पढ़ा फिक्स्ड प्रोपोर्शन का था, स्थिर अनुपात, कांस्टेंट प्रोपोर्शन लिखा हुआ आ सकता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन लिखा हुआ आ सकते हैं, तीनों नाम आ सकते हैं, वो दिया था जोसेफ प्राउस्ट के एक, ठीक है, साइंटिस्ट थे। देन थर्ड नंबर पे बात की मल्टीपल प्रोपोर्शन के लॉ की, वो दिया डाल्टन ने। देन फोर्थ नंबर पे हमने बात की गैलुसेक की, वो किसने दिया था, गैलुसेक ने दिया था। अब बात कर रहे हैं 5th नंबर पे एवोगैड्रोज लॉ की, ये वाला जो लॉ है ये भी किसने दिया है, एवोगैड्रो ने ही दिया है। अब देखो लॉ जो है वो क्या स्टेट करता है, ध्यान रखेंगे, हाँ जी, इक्वल, ढंग से समझेंगे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, हाँ जी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, at constant temperature and pressure contains equal number of particles, या फिर मैं ये कह सकती हूँ मॉलिक्यूल्स, जिससे भी मिलकर वो गैस बनी। ओके, क्या मतलब हुआ, इक्वल नंबर ऑफ, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि अब इसमें ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना ये सारा रूल बना रहा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस लॉ के लिए, क्योंकि ये जो पूरा लॉ है वो डिपेंड किस पर करता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहना चाहिए थ्रू आउट एंड प्रेशर भी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम पढ़ें कि क्या मतलब हुआ इसका, तो हिंदी में क्या लिखेंगे, हाँ जी, किसी भी, या फिर कहें सामान्य, या फिर नियत, आप इसको लिख सकते हैं, नियत ताप व दाब पर, नियत ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में, सभी गैसों के समान आयतन में समान संख्या में कण या फिर अणु उपस्थित होते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैं क्या करूं, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, यानी कि जितनी देर भी हम वो रिएक्शन कर रहे हैं, हम वहां परफॉर्म कर रहे हैं, वहां का टेम्परेचर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए और ना ही प्रेशर को चेंज किया जाना चाहिए, ये दोनों चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए, बिल्कुल नियत रहनी चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं कोई भी गैसेस का क्या कर लूं, लो मैंने यहाँ पर क्या किया, इक्वल वॉल्यूम ले लिया, यानी कि ये मेरे पास एक बीकर है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, दूसरा बीकर बना दिया, यहाँ मैंने तीसरा बीकर बना दिया, एंड यहाँ मैंने क्या किया, फोर्थ बीकर बना दिया, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या थे, H2 जो है वो प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, यहाँ मेरे पास ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रेजेंट है, O2 ले ली मैंने, ठीक है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ मैंने ले ली कार्बन डाइऑक्साइड, एक बीकर में मेरे पास क्या आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, ठीक है। देन मैंने यहां पर मान लो कोई दूसरी गैस ले ली, क्लोरीन गैस, चलो ओके।
अब क्या हुआ, मैंने ये जो गैसेस ली, ढंग से समझना, मैंने ये सारी इक्वल वॉल्यूम में ली है, यानी कि मैं कहूं कि मैंने हाइड्रोजन भी 1 लीटर ली थी, मैंने ऑक्सीजन भी 1 लीटर ली, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 लीटर ली एंड मैंने क्लोरीन भी 1 लीटर ली। मैंने बात की है गैसेस के वॉल्यूम की, मैंने यहाँ पर उस बीकर की बात नहीं की, या उस बीकर के या जो भी हमने कंटेनर लिया उसके वॉल्यूम की बात नहीं की। हमने 1 लीटर हाइड्रोजन लेनी है, 1 लीटर ऑक्सीजन लेनी है, 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 लीटर ही क्लोरीन लेनी है। तो देखो आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है वो तो बहुत ही क्या होंगे भाई, छोटे छोटे से पार्टिकल होंगे, लेकिन जो क्लोरीन है उसका पार्टिकल साइज तो क्या है, बड़ा है ना, तो ये पार्टिकल साइज बड़ा। अब ये कार्बन है, कार्बन के साथ आपको 2 क्या मिल रहे हैं, ऑक्सीजन के एटम भी मिल रहे हैं, जबकि यहां पर आपको ये ऑक्सीजन कुछ इस टाइप का मिल रहा है। तो अगर हम ढंग से देखें तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं हर किसी का जो मॉलिक्यूल साइज है वो क्या हो चुका है, डिफर कर रहा है। ये अलग मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ये अलग टाइप का मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूल साइज बड़ा है और ये भी रिस्पेक्टिवली अगर हम देखें तो बड़ा ही है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 1 लीटर हाइड्रोजन में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल रहे हैं 1000, तो 1 लीटर ऑक्सीजन में भी 1000 पार्टिकल्स ही होंगे या मॉलिक्यूल्स ही होंगे। 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में 1000 उसके मॉलिक्यूल्स ही होंगे एंड 1 लीटर क्लोरीन में भी 1000 ही उसके मॉलिक्यूल्स होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो गैसेस के एटम्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं या बहुत छोटे छोटे हैं। अगर हम सभी गैसेस का वॉल्यूम सेम ले रहे हैं और हम टेम्परेचर और प्रेशर में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उनके फिक्स वॉल्यूम में या बिल्कुल क्या लिखा, सामान्य ताप पे दाब, ठीक है, कांस्टेंट रखा, सभी गैसों के समान आयतन में, आयतन समान, वॉल्यूम सेम हो चुका है 1 लीटर, समान संख्या में कण उपस्थित, यानी कि एक जैसे नंबर, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, एवोगैड्रोस लॉ है। और एवोगैड्रो ने एक बात और कही कि जब भी हम यहां से, उन्होंने पहले देखा कि 1 लीटर ले लेते हैं तो ये इक्वल हो जाता है, देन उसके बाद उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की और कैलकुलेशंस करने के बाद बोला, एक बड़ी सी कैलकुलेशन उन्होंने करके रिजल्ट उन्होंने सामने हमारे रखा कि अगर हम, ढंग से समझिएगा, अगर हम किसी भी गैस का 22.4 लीटर ले लें, उन्होंने ये वैल्यू फिक्स कर दी है, ठीक है, कि किसी भी गैसेस के अगर आप 22.4 लीटर लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहो, फिक्स हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23। यानी कि अगर आप किसी भी गैस का जो आयतन है, हाँ जी, वॉल्यूम है या फिर क्या है, आयतन है, वॉल्यूम है या फिर क्या है, आयतन है, कितना ले लेंगे, 22.4 ले लेंगे, तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे वो इतने फिक्स हो जाएंगे, जितने भी अणु होंगे वो क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। ये नंबर उन्होंने क्या कर दिया, एक हमें दे दिया, और ये नंबर दिया किसने है, एवोगैड्रो ने दिया है। तो एवोगैड्रो ने ये नंबर दिया है, इसीलिए इस नंबर को एवोगैड्रोस नंबर ही बोला जाता है, ध्यान रखना, एवोगैड्रोस नंबर ही बोला जाता है। जो हमारे आगे आने वाले 1 या 2 लेक्चर होंगे वहां पर हमें इस नंबर की जरूरत जो है वो बहुत ज्यादा पड़ेगी, जहां पर हम अपना मोल कंसेप्ट जो है वो सीखेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इन्होंने, अब सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूं इस एवोगैड्रोस लॉ से जो बनता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ढंग से समझिएगा। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन आपके पास ये है कि अगर मान लो आपके पास, हाँ जी, ढंग से क्वेश्चन है आपके पास, इफ 1 लीटर मीथेन गैस, क्या है, 1 लीटर मीथेन गैस में नंबर ऑफ एटम्स इज x, 1 लीटर मीथेन में नंबर ऑफ एटम्स यानी कि कितने अणु उपस्थित हैं, x संख्या में, x नंबर के एटम जो हैं या पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, देन 2 लीटर CO2 में कितने होंगे, 2 लीटर CO2 में कितने होंगे, हाफ लीटर O2 में कितने होंगे। तो अब देखो क्या करना है, सेम चीज ध्यान रखोगे, अगर 1 लीटर में x है, लेकिन इसके लिए कंडीशन इन्होंने आपको स्पेशल मेंशन क्या करके दिया है, कंडीशन स्पेशल ये है कि जो आपका टेम्परेचर है
वो कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर भी आपका कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंज नहीं कर रहे हम उसमें। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, जैसे जैसे जो हम वॉल्यूम है कम ज्यादा करते जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स भी वैसे वैसे कम ज्यादा होते जाएंगे। तो अगर 1 लीटर में x तो 2 लीटर में डबल हो गए ना, आंसर क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, 1 लीटर में कोई भी गैस, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमने तो इतना बोल दिया कि अगर आपका जो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर रह जाए, कोई भी चेंज नहीं हो, तो सेम जो भी क्या है, ठीक है, वॉल्यूम है, उसमें किसी भी गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है भाई। अब गैस कोई भी लेते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर अगर ये चीज, एक और यहाँ पर मैं पॉइंट बता रही हूँ, ध्यान रख लो कि अगर क्या हो, सेम रहे, कोई चेंज नहीं, तो जैसे जैसे आप जो वॉल्यूम है कम ज्यादा करते जाओगे, ये पार्टिकल्स भी कम ज्यादा होते जाएंगे। तो अगर 1 लीटर में x तो 2 लीटर में 2x, हाफ लीटर में कितना हो जाएगा, हाफ x, या फिर इसको x/2 लिख दो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज आपके सामने ऐसे क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखें कि ये जो मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, ये क्यों थी। अब आपको पता है कि जो गैसेस हैं वो क्या करती हैं, टेम्परेचर अगर उन्हें हम दे दें, थोड़ा सा भी उनका जो ताप है उसे हम बढ़ा दें, ठीक है, तो वो एक्सपेंड करती है ना, करती है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि घर में अगर मान लीजिए गरम गरम खाना बन रहा हो, तो उसकी जो खुशबू होती है वो सारे घर में क्या हो जाती है, फैल जाती है, पूरे घर में स्प्रेड हो जाती है गरम खाने की। ठीक है, लेकिन अगर वही कोई, आप मान लीजिए सो रहे हैं और आपके पास, आपके सोते सोते आपके पास कोई भी आपका भाई बहन वो बैठकर ठंडा खाना भी अगर खा लेंगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वहीं अगर आप क्या है, आपके पास कोई भी इंसान कोई गरम गरम चीज जो है वो खा रहा होगा, उसकी जो फ्रेग्रेंस, उसकी जो खुशबू होगी वो आप तक जरूर पहुंचेगी। रीजन उसका ये, क्योंकि जो क्या है, ठीक है, मान लीजिए जो गैसेस थी, अब जैसे मान लो खाना बना तो उसमें से जो क्या निकल रही होती है ना, भाप निकल रही होती है, वो क्या होती है, वो उस फूड के पार्टिकल्स ही तो होते हैं जो क्या हो जाते हैं, एकदम से गैसेस स्टेट में आ जाते हैं और उस किचन में पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाते हैं। और क्योंकि वो क्या होती है, बहुत ही गर्म होती है, वो जो हीट निकलती है वो काफी ज्यादा क्या होती है, गर्म होती है, तो वो क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, यानी कि बहुत ही तेजी से फैलते हैं और सारे घर में क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। लेकिन जो खाना ठंडा हो गया, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या है, ठंडे हैं और उनके पास उतनी एनर्जी नहीं होती कि वो एक्सपेंड कर सके। तो सेम वैसा गैसेस में, आप कोई भी गैसेस ले लो, कोई भी गैस आप ले लो, आपको पता है टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो वो एक्सपेंड कर जाएगी। तो जब वो गैस एक्सपेंड कर जाएगी, उसके वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, है ना। और अगर हमें ये भी पता है कि जो गैसेस हैं उन्हें हम प्रेशर लगाकर कंप्रेस्ड कर सकते हैं। जैसे आपको याद है, हमने हमारे मैटर वाला जो जैसे हम लेक्चर था जो हमारा, उसमें हमने यहाँ पर ये चीज डिस्कस की थी कि हर स्टेट क्या होती है, इंटर कन्वर्टेबल, यानी कि आप सॉलिड को लिक्विड में लेके जा सकते हो, लिक्विड को गैस में। अब सेम ऐसे अगर गैसेस पर प्रेशर लगा दे तो वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएंगी ना। तो गैसेस जिसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर थे, यानी कि वॉल्यूम ज्यादा था, आपने उसको प्रेशर लगा दिया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास में आ गए, वॉल्यूम कम हो गया। तो यानी कि हमें वॉल्यूम को चेंज नहीं होने देना है, तो इसीलिए इन दोनों को क्या करना पड़ता है, हमें फिक्स करके रखना पड़ता है। और दैट इज व्हाई ये कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती। ओके, तो आई होप ये जो पांचों के पांचों लॉज हैं वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी वो बिल्कुल इनके क्या हो जाएंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, जिसमें हम स्टार्टिंग में बिल्कुल सिंपल सिंपल से जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो समझ लेंगे एंड देन कुछ एडवांस लेवल पर भी हम उन्हें समझेंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहती हूँ कि अभी मैं आपको बहुत से टफ जो न्यूमेरिकल्स है वो दूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अभी जस्ट हमने क्या है, इसको स्टडी करना स्टार्ट ही किया। तो एक बार हम स्टार्टिंग में उस चीज को थोड़ा सा सिंपल रखेंगे, बट यस जैसे जैसे हम हमारे सिलेबस में आगे बढ़ेंगे, मैं आपको बिल्कुल एडवांस लेवल पे जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी आपको करवा दूंगी। जल्दी मिलूंगी आप लोगों से मैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन, गुड बाय।